2014 की 16वीं लोकसभा के चुनाव में भाजपा गठबंधन सत्ता में आती है और देश के प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी आते हैं, जो इससे पूर्व गुजरात के बहुत सफल मुख्यमंत्री रहे। बड़े लंबे काल तक मुख्यमंत्रित्व का पद उन्होंने संभाला और उसके बाद अब ये केंद्र की सत्ता में, केंद्र की राजनीति में आते हैं और भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। एनडीए सत्ता में काबिज होती है और उसके बाद अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद 2019 में 17वीं लोकसभा के चुनाव होते हैं। अप्रैल मई में 7 चरणों में चुनाव हुए और 23 मई को जब परिणाम आते हैं तो वे भी मोटे मोटे अपेक्षित परिणाम थे। लगभग 912 मिलियन लोगों ने जो मतदान की पात्रता रखते थे, उसमें से 67% लोगों ने मतदान किया। ये एक बहुत अच्छा प्रतिशत था, अब तक का सबसे अधिक मतदान प्रतिशत। साथ ही साथ इस चुनाव की एक और खासियत थी कि महिला मतदाताओं की भी भागीदारी अब तक की तुलना में सबसे ज़्यादा थी। तो दो दृष्टि से ये चुनाव बहुत अहम था। एक विशेष लैंडमार्क के रूप में देखा जा सकता है कि मतदान प्रतिशत सबसे ज़्यादा 67 और दूसरा महिलाओं का प्रतिशत भी इस बार सर्वाधिक रहता है। 545 में से 543 सीटों के लिए चुनाव होता है और उसमें बहुमत के लिए 272 सीटों की जरूरत पड़ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने वही पुराने चुनावी क्षेत्र वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं, उत्तर प्रदेश वाराणसी से, और विजयी होते हैं। चुनाव के पहले भी यही प्रधानमंत्री थे, क्योंकि 16वीं लोकसभा में भी यही प्रधानमंत्री थे। वैसे ही जैसे कि मनमोहन सिंह यूपीए की ओर से 2 सक्सेसिव टर्म करते हैं प्रधानमंत्री के रूप में, उसी प्रकार श्री नरेंद्र मोदी अब पुनः प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में 37.3% वोट मिले और सीटों की संख्या रही 303, अर्थात सीटों की संख्या 50% से ज़्यादा, लेकिन मतदान का प्रतिशत 50% से कम, 37.3। और ये जो प्रतिशत है, ये 1989 के आम चुनाव के बाद किसी भी राजनीतिक दल को सबसे ज़्यादा मिला हुआ वोट शेयर था। तो ये भी एक अहम बात थी इस चुनाव की। सबसे ज़्यादा मतदान का प्रतिशत, सबसे ज़्यादा महिलाओं के द्वारा मतदान किया गया इस बार, और तीसरी बात, विजयी पार्टी को सबसे ज़्यादा मतदान का प्रतिशत मिला, 37.6%। इसका जो पर्याप्त बहुमत है उसमें काफ़ी वृद्धि हुई और इसी के कारण भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को कुल 353 सीटें मिलती हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थिति बड़ी ही शोचनीय, न्यूनतम सीटों पर आके वो रुकती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को या कांग्रेस आई को, जिसे हम कहते हैं, 52 सीटें मिली, मात्र 52। वह दल जो 1984 में 415 सीटों के साथ सत्ता में आया था, अब वह 52 पर सिमट जाता है। और सबसे बड़ी अनहोनी बात यह हुई कि विपक्ष के नेता का दावा करने के लिए 10% सीटें प्राप्त करना जरूरी है। विपक्ष के नेता का दावा पाने के लिए 10% सीटें, 543 सीटों में चुनाव होता है तो उसका 10% होता है 54। चूँकि कांग्रेस को केवल 52 सीटें मिली, उसकी कोई विपक्ष का नेता भी नहीं बन पाया। इस प्रकार हम पहली बार देखते हैं कि ऐसा विपक्षी दल, जो विपक्षी दलों में सबसे बड़ा भी, उसे इतनी कम सीटें मिली
कि वह अपने विपक्ष के नेता को भी नियुक्त नहीं कर सकता और 10% का जो प्रावधान है उसे भी वो नहीं पा सका। कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ने कुल 91 सीटें पाई। ये गठबंधन की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस अकेले की सीट नहीं, कांग्रेस अकेले को तो 52 मिली थी, गठबंधन को इस बार कुल मिलाकर मात्र 91 सीटें मिली। उसके बाद अन्य दल और उनके जो गठबंधन थे उनको इस गठबंधन से यूपीए से ज़्यादा सीटें मिली, अर्थात 98 सीटें मिलती हैं। तो इस प्रकार हम 2019 के चुनाव का भी एक दृश्य देख सकते हैं। इस समय हम देखते हैं कि हर बार की तरह इस बार भी कुछ विधानसभाओं में चुनाव होता है, कुछ सीटों में उपचुनाव भी होते हैं, आदि आदि। लोकसभा के चुनाव की कुछ और रोचक बातों में यदि हम देखें तो पाएंगे कि सीट परिवर्तन जो होता है, यानी भाजपा के पक्ष में 21 सीटों का इजाफा और वहीं कांग्रेस के पक्ष में 8 सीटों का इजाफा। गठबंधन एनडीए सामने आता है जिसकी कुल संख्या रहती 353 और वो सत्ता पे आता है। यूपीए मात्र 91। भारत के इस नक्शे में लोकसभा के चुनाव का दृश्य एक तरीके से विजुअल के रूप में आप देख सकते हैं। गत 6-7 लोकसभा चुनाव में जो 2 राष्ट्रीय दल थे मुख्य, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इनकी स्थिति क्या रही, कैसी रही? लोकसभा के अंदर सीटों की संख्या में इनके उतार चढ़ाव को लेकर एक संक्षिप्त रूप से यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लें। एक सरसरी नज़र दौड़ाने पर बहुत रोचक बातें सामने आएंगी। सन 84 का चुनाव, जहाँ से हमारी ये बात प्रारंभ होती है, उस समय देखेंगे तो आप देखिए कि सीटों की संख्या भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस है। भारतीय जनता पार्टी को सन 84 में मात्र 2 सीटें मिलती हैं। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसका निर्माण 1980 के बाद जनसंघ के वे तत्व जो जनता पार्टी में शामिल थे बाहर आकर इसका निर्माण करते हैं और ये नए दल का गठन होता है जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। इसको 2 सीटों से संतुष्ट होना पड़ता है। उसके बनाम उसके खिलाफ कांग्रेस को 415 सीटें मिलती हैं। ये वही चुनाव है जब इंदिरा गांधी की हत्या होती है और उनकी हत्या की भावनात्मक लहर का फायदा कांग्रेस को मिलता है। 1984 में उसे सर्वाधिक सीटें मिलती हैं और 415 बनाम 2, आप सोच सकते हैं कितना विशाल अंतर। अगला चुनाव 1989। इस चुनाव में जिस दल को 2 सीटें मिली थी उसकी संख्या में भारी इजाफा, यद्यपि वह भी अभी भी बहुमत से बहुत दूर, लेकिन बहुत बड़ा इजाफा, 2 अब 85 हो जाती है। और उसके खिलाफ कांग्रेस का क्या हश्र होता है, 415 से उसकी सीटें घटकर आधे से भी कम हो जाती हैं, 197 पर कांग्रेस रुक जाती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यहाँ हम देखते हैं कि धीरे धीरे उसकी वर्चस्वता जो थी, उसका जो प्रभुत्व था, वो कैसे कम होता है। यदि हम दोनों की तुलना करें 89 के चुनाव में तो 85 बनाम 197 की स्थिति होती है भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस में। 1991 का इलेक्शन, जो मध्यावधि चुनाव, इस मध्यावधि चुनाव में जो मंडलीकरण के बाद देश में थोपा जाता है, ये वह चुनाव है जिसमें कांग्रेस को 211 मिलती है, अर्थात कमोबेश उतनी ही सीटें जितनी इसको पूर्व में मिली थी, उसमें 15 सीटों का इजाफा होता है।
वहीं भारतीय जनता पार्टी जो 85 पर थी वह 221 पाती है। कांग्रेस की बात यदि करें तो 211 नहीं 197 सीटें बढ़ के उसकी 244 होती हैं और भारतीय जनता पार्टी की 85 सीटें बढ़ के 221 हो जाती हैं। यदि हम दोनों की तुलना करें तो अब तराजू का पलड़ा दोनों ही ओर लगभग बराबर है और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से थोड़ी ही पीछे है, मात्र करीब 23 सीटें 23 सीटों से वो पीछे है। अगला चुनाव 1996 का पीवी नरसिम्हा राव के 5 वर्ष के कार्यकाल के पूरे होने के बाद का चुनाव। इस चुनाव में देखिए क्या स्थिति बनती है। भारतीय जनता पार्टी 160 और कांग्रेस 140, अर्थात दो बातें बड़ी स्पष्ट। पहली बार भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से ज़्यादा सीटें मिलती हैं। पहली बार भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से ज़्यादा सीटें लोकसभा में मिलती हैं। वह पार्टी जो 2 से शुरू होती है अब संसद की सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है, यद्यपि उसके सीटों की संख्या मात्र 160 है। वहीं कांग्रेस अब 140 पर रुक जाती है। 244 से 140 अर्थात उसको 100 सीटों से ज़्यादा का नुकसान होता है 1996 में। 1998 मध्यावधि चुनाव, भारतीय जनता पार्टी की सीटों में पुनः वृद्धि 182, कांग्रेस जस की तस 141 पर। लेकिन 1999 जो मध्यावधि चुनाव होता है उसमें कांग्रेस पहली बार बीजेपी से इतने पीछे पिछड़ती है और इसका परिणाम ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है वह एक स्थायी सरकार देने में सफल होता है 5 वर्ष के लिए। भारतीय जनता पार्टी को मिलती है 182, यानी उतनी ही जितनी कि उसे 98 में मिली थी। लेकिन कांग्रेस की सीटों की संख्या घटकर बहुत कम 114 पे रुक जाती है। और उसके बाद 2004 का चुनाव, 2004 के चुनाव में जो मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए बनाम अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए के बीच होती है, उस चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी का जो दल है, जो गठबंधन है, वह मात्र 138 सीटें पाता है और कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए को 145 सीट मिलती है, बहुमत से बहुत कम। 272 सीटें चाहिए बहुमत के लिए, लेकिन कांग्रेस को मात्र 145 मिलती हैं। पर गठबंधन के जोड़ तोड़ से, जुगाड़ से वह ये सुनिश्चित करती है कि सत्ता यूपीए को मिले और इस प्रकार 1904 में कांग्रेस के गठबंधन को सरकार बनाने में सफलता मिलती। कुल मिला के इस पूरे पिक्चर में आप देखते हैं कि कैसे तराजू का पलड़ा कांग्रेस का जो पहले बहुत भारी था, घटते घटते वो कम होता है और फिर अंत में 2004 में वो पुनः किसी तरीके से सत्ता में आने में काबिज होती है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी इसकी स्थिति में लगातार वृद्धि हो रही। यद्यपि उसे 2004 में 138 सीटें ही मिली, लेकिन तब तक सत्ता का स्वाद वो चख चुकी थी। तब तक वह 3 बार सत्ता में आ चुकी थी, यद्यपि संक्षिप्त काल के लिए। और वह पार्टी जो 2 से शुरू हुई थी, 2 सीटों से, अब उसके पास सरकार चलाने का अनुभव हो गया था। कांग्रेस और भाजपा के दोनों को मिले वोटों को यदि जोड़ दें, कांग्रेस धन भाजपा, कुल वोटों की संख्या को जोड़ दें, तब भी 1989 के बाद से उन्हें इतने वोट नहीं मिले थे कि कुल मतों का 50% से ज़्यादा हो, अर्थात बहुमत हो। इतनी कम अल्पमत में रहते हुए भी ये गठबंधन सरकारें बना रही थीं। ये एक बड़ा रोचक तत्व है, बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव है जो इस काल में हम देखते हैं। उसी तरह सीटें भी
लोकसभा की कुल सीटों के 50% से अधिक नहीं हो, जो बहुमत के लिए जरूरी था, फिर भी वे सरकार बनाने में सक्षम थी। 90 के दशक में हम लगातार देखते हैं कि जो मुकाबला चलता है सन 84 से लेकर सन 2014-19 तक, वो बेसिक मूल रूप से दो गठबंधनों के बीच में, भारतीय नीति गठबंधन और कांग्रेस नीति गठबंधन, ये दो गठबंधनों के बीच की राजनीति इस 20 वर्ष के काल को प्रभावित करती है और जो सत्ता है वो उन्हीं दोनों गठबंधनों के बीच में आती जाती रहती है। 2004 के लोकसभा चुनाव में हम 4 गठबंधन देखते हैं और पहले भी ऐसे ही था, 3 और 4 तरह के गठबंधन थे, लेकिन 2004 का चुनाव, लोकसभा चुनाव, उसमें जो हम बात देखते हैं वो पहले है कि एनडीए की हार होती है। 1999 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन पहली बार अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने में सफल होता है, पर दुर्भाग्य से चुनाव में पराजय मिलती है और दोनों को प्राप्त जो कुल वोट हैं, इनका अंतर बहुत कम रहता है, बहुत कम अंतर से पराजित होती है एनडीए, या जिसे हम राजग बोलते हैं, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। अंतर कम रहता। दूसरा जो गठबंधन था वो यूपीए का था, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, जो विजयी होता है और वाम मोर्चे के समर्थन से सरकार बनाता है। आपने देखा उसके सीटों की संख्या कितनी कम थी 2004 के चुनाव में, लेकिन उसके बाद भी वो सरकार बनाती है। क्यों? क्योंकि उसे वाम मोर्चे का समर्थन मिल जाता है, जिसे पर्याप्त सीटें स्वयं को मिली होती हैं। तीसरी बात जो इस चुनाव की है वह है कांग्रेस का पुनरुत्थान। 1991 के बाद इस पार्टी की सीटों की संख्या बढ़ती है। 1991 के बाद 2004 में हम देखते हैं कि इनके सीटों की संख्या में इजाफा होता है। तो ये 2004 के लोकसभा चुनाव की का एक पिक्चर है। जो महत्वपूर्ण बदलाव इस काल में आए थे, उसमें एक बदलाव जिसका हमने जिक्र किया है वह थी बढ़ती सहमति। अर्थात विभिन्न राजनीतिक दल जो थे, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हों चाहे क्षेत्रीय स्तर के हों, उनमें कुछ आम सहमति थी कुछ बातों को लेकर। अनेक महत्वपूर्ण मसलों पर अधिकतर राजनीतिक दलों के बीच में जो सहमति बनती है, उसका एक खाका यहाँ हम आपको देते हैं। उसमें पहली सहमति का बिंदु था नई आर्थिक नीति। अर्थात नई आर्थिक नीति को लेकर सभी इस बात से सहमत थे कि इसे जारी रखना होगा, क्योंकि इससे देश समृद्ध होगा और विश्व में भारत एक आर्थिक अर्थव्यवस्था बनने की क्षमता, शक्ति पालेगा। यानी नई आर्थिक नीति पर सभी सहमत। दूसरी बात, पिछड़ी जातियों को लेकर भी, पिछड़ी जातियों के उत्थान को लेकर भी, उसके तरीके को लेकर भी दलों में सहमति बनी। पिछड़ी जाति के उत्थान की आवश्यकता को भी लेकर सब में सहमति थी। ये सब मानने लगे कि पिछड़ी जातियों के राजनीतिक और सामाजिक दावों को हमें स्वीकार करना होगा, हमें उसे अहमियत देनी होगी, उसे उचित स्थान देना होगा। और उस दिशा में शिक्षा और रोजगार, इन क्षेत्रों में पिछड़ी जातियों के लिए सीटों के आरक्षण को लेकर भी मोटा मोटा सब में सहमति थी। अर्थात वे मानते थे कि ये पिछड़ी जातियों के पिछड़ेपन का मुख्य कारण अशिक्षा और बेरोजगारी उस तबके की है, और यदि इस तबके को हमें ऊपर उठाना है तो उसके लिए शिक्षा और रोजगार, इसका हमें समुचित प्रावधान करना पड़ेगा, और उस प्रावधान का जरिया होगा आरक्षण। इस बात पे भी सबकी सहमति थी। इसके अलावा सत्ता में अन्य पिछड़ा वर्ग की अनुमति
की भागीदारी पर भी सहमति हुई। तीसरी बात जिस पे आम सहमति बनी थी, जैसा मैंने बताया पूर्व में, शासन में प्रांतीय दलों की भूमिका, क्षेत्रीय दलों की भूमिका। इस बात को माना गया कि क्षेत्रीय दल केंद्रीय सरकार में साझेदारी करने की क्षमता रखते हैं, उनके साझेदारी की ज़रूरत है, और क्षेत्रीय दल क्षेत्रीय होते हुए भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितने कि राष्ट्रीय दल। और राष्ट्रीय दलों को राजनीतिक स्थायित्व के लिए, सत्ता में सततता के लिए जरूरी है कि क्षेत्रीय दलों के मदद वे लेते रहें, समर्थन लेते रहें। पिछले कई सालों में देश की राजनीति में ऐसा देखा गया कि ये क्षेत्रीय दल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, और इस सच्चाई को, इनकी भूमिका को, इनकी अहमियत को सभी दल अब स्वीकार करने लगे और इस बात पे सहमत भी थे। चौथी बात जिस पर सहमति, आम सहमति थी, वो थी कि विचारधारा को अब उतना तवज्जो ना दिया जाए। विचारधारा की राजनीति से हटकर अब कार्य सिद्धि की राजनीति पर जोर दिया जाए। विचारधारा के मुद्दे को लेकर जो ध्रुवीकरण पूर्व में हो रहे थे, साम्यवादी विचारधारा, गांधीवादी विचारधारा, राष्ट्रवादी विचारधारा आदि आदि, इन सब विचारधाराओं को दरकिनार कर अब जरूरी इस बात की है कि हम एक स्थायी सरकार दे सकें, और उसके लिए यदि जरूरी पड़े तो हम विचारधारा को बैक बर्नर में रखकर काम को लेकर, एक्शन को लेकर अपनी सहमति जताएं और सरकार चलाएं। विचारधारागत सहमति के बगैर राजनीतिक गठबंधन बनाने पर अब किसी तरह की शर्मिंदगी नहीं थी। पहले इसे एक उससे देखा जाता था, अजीब तरीके से, एक अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था जब विभिन्न विचारधाराओं के दल साथ में आते थे, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि जब विचारधाराएं ही अलग हैं तो फिर कैसे ये लोग काम करेंगे। लेकिन समय के साथ साथ ये स्पष्ट होता गया कि विभिन्न विचारधाराओं के रहते हुए भी एक साथ कुछ न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत एक मंच पर आया जा सकता है, एक गठबंधन बनाया जा सकता है, एक स्थायी सरकार बनाई जा सकती है और देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। अर्थात विचारधारा गत सहमति के बगैर भी राजनीतिक गठबंधन संभव है, ये इस बात पर अब सभी सहमत थे। और इसका उदाहरण था कि अधिकतर दल जो हैं, जो एनडीए में हैं, राष्ट्रीय अलायंस में जो हैं, वे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के जो दल, ये भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्व की विचारधारा से सहमत नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद वे गठबंधन में शामिल हैं और सफलतापूर्वक वो सरकार चला रहे हैं। ये क्यों संभव हो पाया? कि हिंदुत्व की विचारधारा जिस पर उनमें मतभेद है, उसको उन्होंने किनारे रख दिया है और काम को लेकर, काम के लक्ष्य को लेकर एकजुट होकर अपनी सहमति दिखाई है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये काल जो है, इसमें जो बदलाव आए, उसका एक बहुत बड़ा बदलाव हम देखते हैं इस काल में, बढ़ती सहमति कुछ मूलभूत मुद्दों पर। ये सभी ऐसे महत्वपूर्ण बदलाव हैं और ऐसा भी माना गया कि आगामी राजनीति जो है वो इन बदलावों के दायरे में होगी, इनके आसपास घूमेगी। अर्थात बदलाव एक आवश्यक चीज़ मानी गई। कांग्रेस के प्रभुत्व के दौर से हमारी जो राजनीति है वो अब कहाँ पर आ पहुँची है? राजनीतिक दलों की बीच प्रतिस्पर्धा के पड़ाव पर। ये बात भी सब मान लिए कि जो इतिहास हम देखते हैं राजनीति का, भारतीय राजनीति का, उसमें उसकी शुरुआत होती है कांग्रेस के प्रभुत्व से, और अब हम राजनीतिक दलों के बीच की प्रतिद्वंद्विता पर आकर उस पड़ाव पे आ गए हैं। अर्थात किसी एक का प्रभुत्व अब समाप्त होता नजर आता है। तो ये भी एक सच्चाई थी जिस पे
इस बदलाव पर भी सब सहमत थे और इस बदलाव के परिप्रेक्ष्य में अब नई राजनीति खेली जा रही थी। इसी प्रतिस्पर्धा के बीच भी कुछ मसलों पर सहमति बनी थी। ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी। कहाँ पहले प्रभुत्व था, विभिन्न विचारधाराओं के लोग एक ही दल के अंदर थे, कांग्रेस के अंदर। अब विभिन्न विचारधाराओं के लोगों ने विभिन्न विभिन्न दल बनाए, लेकिन गठबंधन के तहत विचारधाराओं को तिरस्कृत कर, विचारधाराओं को दरकिनार कर अब कार्य सिद्धि पर विशेष जोर दिया। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सहमति पर आना, सहमति के निष्कर्ष पर पहुंचना इस काल की एक बहुत बड़ी घटना थी। घटना नहीं कहना चाहिए, बल्कि इस काल का एक बहुत बड़ा परिवर्तन था, जिसने गठबंधन की राजनीति को और मजबूत किया। राजनीतिक दल अब जन आंदोलन और संगठन के विकास के नए रूप को, नए सपनों को और नए तरीकों को ईजाद कर रहे थे, उनको पहचानने की कोशिश कर रहे थे। और ये सब प्रतिस्पर्धा के दौरान, अर्थात जन आंदोलनों की सार्थकता पर भी अब कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाए जा रहे थे, उनके औचित्य पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाए जा रहे थे। अगली बात, गरीबी, विस्थापन, न्यूनतम मजदूरी, आजीविका और सामाजिक सुरक्षा के मामले पर जन आंदोलनों के जरिए राजनीतिक पार्टियां अब अपनी रोटी सेक रही थीं। मुद्दे वही आधारभूत लोगों के जीवन से जुड़े हुए, लेकिन चूंकि जनता की इन मुद्दों पर आवाज़ शासन तक नहीं पहुंच पा रही थी। जन आंदोलनों पर व्यवस्था होती है, जन आंदोलन होते हैं, और जब जन आंदोलन होते हैं तो उनके इन मुद्दों को, उनके इन मसलों को राजनीतिक एजेंडे के रूप में अब पेश किए जाने का प्रयास शुरू होता है। और अंतिम बात, ये आंदोलन राज्य को उसकी जिम्मेदारियों से भी वाकिफ कराते थे। ये इस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। उनको सचेत करते थे, उनको सजग करते थे, राज्य को विवश करते कि हमारी आवाज़ भी सुने। एक दबाव ग्रुप के रूप में कार्य करने का प्रयास इन जन आंदोलनों के द्वारा किया गया और सफल तरीके से किया गया। जब आरक्षण, नौकरी के आरक्षण के मुद्दे की बात आई तो इन्होंने अपनी ताकत दिखाई, क्योंकि नौकरी में आरक्षण का मुद्दा बहुत अहम मुद्दा था। और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने के बाद 1992 में ओबीसी वर्ग एक पूरे बल्क में, एक पूरे गुट में उन 27% सीटों के लिए जो उसके लिए आरक्षित की गई थी, अपने को, अपनी पात्रता पाता है और फिर उसमें प्रयास करता है। नौकरी में आरक्षण के मामले पर मैंने जैसा बताया था कि बड़े तीखे वाद विवाद हुए, मामला कोर्ट भी गया, और इन विवादों से अन्य पिछड़ा वर्ग अपनी पहचान को लेकर ज़्यादा सजग होता है। जो इस तबके को लामबंद करना चाहते थे और इसका फ़ायदा लेना चाहते थे, उन्होंने उसका फ़ायदा लिया। ऐसी अनेक पार्टियां इस दौरान आई जो इस तबके को लेकर चलना चाहती थीं, जिन्होंने शिक्षा और बेरोजगार के क्षेत्र में नए नए अवसर उपलब्ध कराने की मांग की, अवसर दिलाने की मांग की। यानी ये काल ऐसा काल है जब पिछड़ा वर्ग के मुद्दों को लेकर राजनीतिक माहौल गरमाया। पिछड़ा वर्ग का विकास, पिछड़े वर्ग का उद्धार, ये इस काल में किसी भी दल के राजनीतिक एजेंडे का एक मुख्य अंग था। और जैसे पूर्व में हमने देखा, इंदिरा गांधी ने कभी गरीबी हटाओ का नारा दिया था, फिर कुछ और नारे अलग अलग चले। जैसे वर्तमान में जो सबसे प्रसिद्ध जो सरकार का जो नारा है, सबका साथ सबका विकास,
ऐसे ही इस काल में 80 और 90 के दशक में हम देखते हैं कि अधिकतर पार्टियां शिक्षा और रोजगारोन्मुख बिंदुओं पर ज़्यादा सजग थीं और इसका फ़ायदा उनको मिला क्योंकि ओबीसी उनकी तरफ खिंचे। इन दलों ने सत्ता में अन्य पिछड़ा वर्ग की हिस्सेदारी पर भी सवाल उठाया। इन दलों का कहना था कि भारतीय समाज में अन्य पिछड़ा वर्ग का एक हिस्सा बहुत बड़ा है और इसीलिए सत्ता में भी इन्हें प्रॉपर प्रतिनिधित्व मिलने की ज़रूरत है। इसे देखते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग का शासन में समुचित प्रतिनिधित्व और सत्ता में समुचित मौजूदगी तय करना लोकतांत्रिक कदम होगा। शासन में उचित प्रतिनिधित्व और ऐसे ही सत्ता में उचित मौजूदगी, इन सब में पिछड़ा वर्ग को पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए। ऐसा होने पर ही हम लोकतांत्रिक व्यवस्था को सही मानेंगे और मानेंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए, स्थायी लोकतंत्र के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे किन किन मुद्दों को लेकर और किस प्रकार 1980 के दशक और 1995 आते आते अन्य पिछड़ा वर्ग और या ओबीसी कितना अपनी अहमियत को बना बैठता है और भारत के राजनीतिक पटल पर अपना एक निर्दिष्ट स्थान बनाने में सक्षम हो जाता, सफल हो जाता। भारतीय राजनीति, जिसका दायरा 122 करोड़ की जनसंख्या में है, जिसका दायरा इतने बड़े भौगोलिक क्षेत्र में है जिसे हम भारत कहते हैं, उसकी राजनीति इस मामले में बड़ी कॉम्प्लेक्स है कि भारतीय या भारत विविधता का देश है। विविध परंपराएं, विविध भाषाएं, विविध संस्कृति, विविध इतिहास आदि न जाने क्या क्या इसके राजनीतिक पहलू को उतना ही कॉम्प्लेक्स, जटिल बना देते हैं जितना कि कोई अन्य पहलू हो। भारतीय राजनीति की जब बात करते हैं तो उन 122 करोड़ लोगों की बात करते हैं जो भारत के नागरिक हैं और उन 122 करोड़ लोगों में जो पात्रता रखते हैं उनकी संख्या भी स्वयं 75-80 करोड़ के आसपास है। इस 75-80 करोड़ में समाज के सभी तबके के लोग हैं, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से उच्च वर्ग के लोग या निम्न वर्ग के लोग, गरीब, चाहे वे बहुत शैक्षिक हों या बिल्कुल अनपढ़ हों, चाहे वे किसी भी जाति के क्यों ना हों, किसी भी उपजाति के क्यों ना हों, किसी भी तरह की नौकरी या व्यापार क्यों ना कर रहे हों, इन सब को मतदान का अधिकार है। देश की राजनीतिक प्रक्रिया में एक नागरिक के नाते शामिल होने का अधिकार है। आप सोच सकते हैं कि इस विशालता में, इस विविधता में जितने प्रकार के सामाजिक वर्ग हैं, उनके उचित प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखना और सुनिश्चित करना कि समाज के सभी तबके को इस राजनीतिक प्रक्रिया में, संसदीय व्यवस्था में, शासन व्यवस्था में उचित प्रतिनिधित्व मिले, तभी तो लोकतंत्र मजबूत होगा। जितना ही ज़्यादा इसका विशाल दायरा होगा, पहुंच होगी, उतना ही हमारा लोकतंत्र सक्षम रहेगा। इसी प्रक्रिया में हमने अभी तक पढ़ा विभिन्न लोकसभा के चुनाव, और उन चुनाव के पूर्व हमने समझने की कोशिश की कि भारतीय राजनीतिक प्रक्रिया कैसी है, उसके क्या क्या पहलू हैं।
इस अध्याय के समाप्त होने के बाद अध्याय को वास्तविक रूप में पूरा करने के लिए जरूरी है कि हम कुछ प्रश्नों को भी हल करें, और प्रश्न भी ऐसे जो अध्याय को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करें। उस श्रृंखला में पहला प्रश्न, आपातकाल के बाद के दौर में भाजपा एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरती है। इस दौर में इस पार्टी के विकास क्रम का उल्लेख करें। यानी भारतीय जनता पार्टी का विकास, उस पर आपको एक संक्षिप्त लेख लिखना है। यहाँ कुछ गाइडलाइन देना अनुचित नहीं होगा। उत्तर में आपको इसकी शुरुआत करनी है भारतीय जनता पार्टी के गठन से लेकर 6 अप्रैल 1980, वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। लोकसभा के चुनाव जिसमें 2 सीटें मिलती हैं 1984, राम जन्मभूमि ने पार्टी को ताकत दी, तो राम जन्मभूमि का विवरण इसके बाद आना अत्यावश्यक है। उसके बाद लोकसभा का जो 1991 का चुनाव होता है, उसके बारे में आपको संक्षिप्त में लिखना है कि वहाँ पर पहुँचते पहुँचते 2 सीटों वाली पार्टी की क्या स्थिति होती है। फिर 1991 के चुनाव के बाद 1996 पर आपको नज़र दौड़ानी होगी और ये बताना होगा कि इस चुनाव में वो सबसे बड़ी पार्टी होकर उभरती है, जहाँ से 161 सीट मिलती हैं, और कांग्रेस अब पहली बार दूसरे स्थान पर आती है। अगला चुनाव मई 1998, जब गठबंधन के रूप में, राजग गठबंधन के रूप में, एनडीए गठबंधन के रूप में ये चुनाव में शामिल होती है और सत्ता में आती है। जून 99 तक सत्ता में बनी रहती है। अक्टूबर 99 में फिर चुनाव होता है और दोबारा सत्ता हासिल होती है 13 महीने के बाद। 13 महीने के कार्यकाल के बाद जब दोबारा चुनाव होता है तो फिर इसे सत्ता मिलती है और इस बार वो अपना निर्धारित कार्यकाल पूरा करती है। उस कार्यकाल का थोड़ा सा विवरण आपको देना होगा। फिर लोकसभा चुनाव 2004, 2009, 2014 और 2019, और वर्तमान में इसके सीटों की संख्या 303। तो 2 से शुरू होने वाला दल अब 303 सीटों पर कैसे पहुंचा, इसकी गाथा को आपको संक्षिप्त में इसी बिंदुओं को लेकर लिखना है। दूसरा प्रश्न, कांग्रेस के प्रभुत्व का दौर समाप्त हो गया है, प्रभाव का नहीं। प्रश्न है, कांग्रेस के प्रभुत्व का दौर समाप्त हो गया है, इसके बावजूद देश की राजनीति पर कांग्रेस का असर लगातार कायम है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। जो भी आपका उत्तर है उसके पक्ष में तर्क दें। यदि सहमत हैं तो उसके पक्ष में, सहमत नहीं हैं तो उसके पक्ष में। तो ये स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। आपको प्रभुत्व और प्रभाव में अंतर समझना है। जहाँ तक ये प्रश्न का सवाल है, इसके उत्तर कुछ इस प्रकार हो सकते हैं कि भारत में कांग्रेस के प्रभुत्व का दौर तो समाप्त हो गया है, जैसा कि लोकसभा के अंतिम 2 परिणाम बताते हैं। कांग्रेस की सीटों में लगातार जो कमी आ रही है उसकी ओर आपको इशारा करना है। साथ ही साथ मत प्रतिशत जो लगातार कम हो रहा है उसको बताना है, और इसके बताते हुए आपको ये बताना है कि कैसे इसकी सरकार गठबंधन के बावजूद बनने से रह गई, खासकर 1999 में, 1998 में। कांग्रेस की सीटों की गिरावट का जिक्र करते हुए आपको कांग्रेस के प्रभुत्व के समाप्ति पर अपनी सहमति दिखानी है। लेकिन कांग्रेस के प्रभाव में कमी आई है, लेकिन कांग्रेस का प्रभाव अभी भी बना हुआ है। ये बात साबित करने के लिए आपको राज्य के चुनावों की ओर जाना होगा और ये बताना होगा कि कई राज्यों में जहां चुनाव हुए हैं वहां वर्तमान में भी कांग्रेस की सरकारें हैं। राज्यों के चुनाव में अभी भी कांग्रेस कुछ क्षेत्रों में अपना प्रभाव रखती है, और ऐसा कहते हुए आपको साबित करना होगा कि इसलिए नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस का प्रभाव समाप्त हो गया है, प्रभुत्व तो समाप्त हुआ है। तीसरा प्रश्न,
अनेक लोग सोचते हैं कि सफल लोकतंत्र के लिए दो दलीय व्यवस्था जरूरी है। सफल लोकतंत्र के लिए दो दलीय व्यवस्था जरूरी है। पिछले 30 सालों से भारतीय अनुभव के आधार पर एक लेख लिखें और इसमें बताएं कि भारत की मौजूदा बहुदलीय व्यवस्था में क्या फायदे हैं, बहुदलीय व्यवस्था से या बहुदलीय व्यवस्था के क्या फायदे हैं। इसका उत्तर कुछ मूलभूत बिंदु। पहली बात, आपको बहुदलीय व्यवस्था के फायदों की बात करते हुए सबसे पहला फायदा जिसका आपको जिक्र करना है वो है कि बहुदलीय राजनीति में विभिन्न लोगों को राजनीति में आने का अवसर मिलता है। ये कुछ वर्ग विशेष तक सीमित नहीं रहता, किसी दल विशेष या क्षेत्र विशेष तक सीमित नहीं रहता, तो वे बहुत बड़ा फायदा है। दूसरा फायदा, क्षेत्रीय दलों के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर जो वंचित वर्ग हैं, जो वंचित समूह हैं, उनकी नुमाइंदगी होती है, अर्थात उनकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचती है। किनके माध्यम से? क्षेत्रीय दलों के माध्यम से। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्षेत्रीय दल छोटे रहते हैं, छोटी संख्या रहती है, प्रभाव भी एक सीमित क्षेत्र तक रहता है, और ऐसी स्थिति में उस क्षेत्र की समस्याएं, उस क्षेत्र में रहने वाले समूह की समस्याएं ऊपर तक कैसे पहुंचेंगी? तभी पहुंचेंगी जब गठबंधन की राजनीति हो, तभी पहुंचेंगी जब क्षेत्रीय दल भी राष्ट्रीय सत्ता में शामिल हों, तभी पहुंचेंगी जब बहुदलीय लोकतंत्रीय व्यवस्था हो। तो इसलिए आप इसके पक्ष में और कुछ बिंदु को देते हुए ये बात साबित करने की कोशिश करें कि भारत की मौजूदा बहुदलीय व्यवस्था के अनेक फायदे हैं। प्रश्नों की श्रृंखला में चौथा और अंतिम प्रश्न जो आपके लिए है वह है संक्षिप्त में निबंध लिखें। संक्षिप्त में निबंध लिखें इन 3 बिंदुओं पर। पहला, क्षेत्रीय दलों का उदय, कारण और प्रभाव। क्षेत्रीय दलों का उदय, कारण और प्रभाव। दूसरा, सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण के प्रयास। सामाजिक वर्गों के, सामाजिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के सशक्तिकरण के प्रयास। और तीसरा है गठबंधन की राजनीति, सकारात्मक या नकारात्मक। इस पर आप अपने विचार रखें, अपने मूल विचार। जो तीसरा बिंदु है गठबंधन की राजनीति, सकारात्मक या नकारात्मक, इस पर अपने मूल विचार रखें। इसके लिए आपको स्वयं को अपनी सोच को बढ़ाना होगा, सोचना होगा और स्वयं को अपने एक निष्कर्ष पे निकलना होगा।